हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। ठीक है, तो संविधान का भाग 5 जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इसमें दोस्तों संघ और कार्यपालिका के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में इन अनुच्छेदों में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इस अनुच्छेद में अभी हम पढ़ेंगे 52 से लेके 62 अनुच्छेद तक, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति की चर्चा है। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52। ठीक है, आर्टिकल 52 से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों बताया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? हमने लिया है दोस्तों, ये राष्ट्रपति का पद लिया हमने ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो दोस्तों इस आर्टिकल में हमें बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा, यानी कि नाम मात्र के लिए, यानी कि औपचारिक होगा। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं। तो जो राष्ट्रपति है हमारा, राष्ट्रपति का पद हमने लिया है कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा दोस्तों? ये सिर्फ औपचारिक रूप से होगा, औपचारिक। ये दोस्तों क्या होगा? एक औपचारिक, यानी कि नाम मात्र के लिए प्रमुख होगा। ठीक है, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया है दोस्तों? हमने ब्रिटेन से। तो इस आर्टिकल में आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये हो गया 52। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 53 के बारे में। आर्टिकल 53 दोस्तों, इसमें दोस्तों बताया गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होगा वो कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। अर्थात जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। ठीक है, जो भी कोई हमारे भारत में कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेने होंगे, तभी वो आगे कार्य किए जाएंगे। लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों, जो कार्यपालिका का दोस्तों वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और लेकिन औपचारिक जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो होगा दोस्तों राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये होगा औपचारिक प्रधान। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा हो गया 52 भी हो गया और 53 भी हो गया। अब आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो निर्वाचन है, यानी कि इसका जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन जो होगा वो दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है? एकल संक्रमणीय ठीक है, लिख लेना है। आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। जो राष्ट्रपति का दोस्तों क्या होता है? एक गुप्त मतदान होता है। इसका क्या होता है? गुप्त मतदान। दोस्तों इस गुप्त मतदान के बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का कैसे इसका इलेक्शन होता है इसके बारे में हम बाद में आपको चर्चा बताएंगे। दोस्तों इसका जो निर्वाचन है वो दोस्तों एकल संक्रमणीय तरीके से होता है, यानी कि इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वीरता क्रम में वोट दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक व्यक्ति ये है और एक बी है और एक सी है। ठीक है,
तो हमें दोस्तों इनमें से मान लो हम 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, चलो सी भी ले लेते हैं। अब दोस्तों हमें इनमें से राष्ट्रपति को चुनना है, यानी कि गुप्त मतदान है। और गुप्त मतदान दोस्तों इसमें क्या करेगा, हमें तीनों को वोट दिया जाएगा। हमें क्या दिया जाएगा दोस्तों, तीनों लोगों को वोट दिया, इसको भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको तीनों को वोट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों को कैसे दिया जाएगा कि तीनों को अगर आप इसे ज़्यादा चाहते हैं तो आपको डबल वोट, मतलब उसे ज़्यादा चाहते हैं तो डबल ऐसे होगा, कोई ना कोई चिन्ह होगा उसमें। और दोस्तों इसे कम चाहते हैं तो इसका 1, इसे कम चाहते हैं इसका 1। ये हो गया, मान लो किसी एक व्यक्ति ने वोट दे दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे व्यक्ति, मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब माना तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति ने इसको डबल दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों जब हम इसको देखेंगे इसमें जीतेगा कौन, तो जीतेगा कौन, तो दोस्तों जिसका इसमें दोस्तों इसका डबल है, इसमें इसका डबल 1 भी नहीं है, तो यानी कि ये हार गया। ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। ये दूसरे पे, ये पहले पे, यानी कि ए जीत जाएगा। तो यही दोस्तों क्या है, एक एकल संक्रमणीय, यानी कि वीरता क्रम में इन्हें हम वोट देते हैं, ठीक है। फिर आता है आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति दोस्तों क्या होती है, फिर इसमें कौन सी आती है, आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है इसके तहत एक राज्य का सभी विधायकों के मतों का योग जो है वो बराबर करना एवं सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर करना होता है। यानी कि दोस्तों इसके तहत दोस्तों क्या होता है कि एक राज्य के सभी विधायक जो होते हैं उनके मतों का योग बराबर करना होता है, और सभी सांसदों का जो मत होता है वो मूल्य को बराबर करना होता है। तो दोस्तों मान लो कि प्रथम चरण की जो मतगणना है वो दोस्तों उम्मीदवार की पहली वीरता सूची गिनी जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमने अभी आपको बताया, हमने दोस्तों आपको बताया कि जो प्रथम चरण की जो मतगणना है, प्रथम चरण की, जिसमें जो दोस्तों प्रथम चरण की ये मतगणना है, ठीक है। और ये होगी द्वितीय चरण की मतगणना, ये होगी तृतीय चरण की मतगणना। तो इसमें दोस्तों क्या है कि प्रथम चरण की मतगणना है, इसमें उम्मीदवारों की वीरता क्रम सूची गिनी जाती है, मतलब वीरता क्रम में इसकी सूची गिनी जाएगी, ठीक है। जब द्वितीय चरण की मतगणना होगी दोस्तों तो इसमें द्वितीय वीरता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है, मतलब प्रथम चरण जब कंप्लीट हो जाएगा तब द्वितीय चरण की मतगणना होगी। द्वितीय चरण की मतगणना में दोस्तों मत बराबर होने के बाद जब वीरता सूची गिनी जाती है, तो दोस्तों यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे एक वीवी गिरी है, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, ठीक है। इनके निर्वाचन में जो कौन था दोस्तों, वीवी गिरी के निर्वाचन दोस्तों जब हुआ था तो इनकी द्वितीय चरण की मतगणना इसमें हुई थी। द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। ये तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है दोस्तों उसमें कौन है, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसके निर्वाचन में दोस्तों जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों जनता भाग नहीं लेती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों कौन भाग लेते हैं कि बल्कि जनता भाग नहीं लेती है और इसमें प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जो मतलब पार्टी के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में जानते हैं हम कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य
तथा सभी राज्य यानी कि 28 और प्लस 3 यूटी यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जो है वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि 28 राज्य भी भाग लेते हैं, 28 राज्य भी भाग लेते हैं और 3 यूटी जो हैं, 3 यूटी हैं वो जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन सदस्य में भाग लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो विधान परिषद है दोस्तों, कहाँ है, हाँ आगे देखते हैं हम इस पे। एक मिनट इसमें देखते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक होती है हमारी विधानसभा, ठीक है, और एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा में दोस्तों क्या होते हैं कि इसमें दोस्तों जैसे मान लो विधानसभा में 28 राज्यों में हमारी विधानसभा है। 28 राज्यों में क्या है दोस्तों, हमारी विधानसभा है, ठीक है। और दोस्तों जो विधान परिषद है और विधान परिषद के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, वो दोस्तों निर्वाचन मंडल में यानी कि निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन में दोस्तों क्या लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो 12 सदस्य हैं विधान परिषद के वो निर्वाचन जब होता है तो वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों और हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, क्या होता है कि मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा, यानी कि जब सीएम जो है वो सीएम है वो विधान परिषद का सदस्य होगा, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों क्या होगा, ये भी भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर ये विधान परिषद का सदस्य हुआ तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। तो दोस्तों ये जो है 59वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कौन सा 69वां, एक मिनट, जब 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 द्वारा जो दिल्ली है और दोस्तों जो और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। किसमें किया गया दोस्तों, विधानसभा का इसमें गठन किया गया था, ठीक है। जो 69वां संविधान संशोधन है 1990 में दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया था। और जब दोस्तों 17वां संविधान संशोधन था, 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में ही। जब 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। 17वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, तो वो दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। तो हमने ये आपको बताया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे चलते हैं। अब आता है अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमने जाना, तो दोस्तों कुछ थोड़ी सी बात और है वो और आपको पढ़ना है इसमें। जो राष्ट्रपति की दोस्तों जमानत राशि है, यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो दोस्तों इन पे 15,000 रुपया जमानत राशि जब्त की जाती है। यानी कि 15,000 रुपया इन्हें RBI को पास रखने होते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति का दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि है 15,000 रुपया,
तो चुनाव लड़ने से पूर्व दोस्तों राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में RBI के पास रखने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें दोस्तों कि राष्ट्रपति को 1/6 से कम वोट मिलेंगे तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो जब्त कर लेगी। यानी कि जो RBI है वो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो क्या कर लेगी दोस्तों, अपने पास रख लेगी। ठीक है, राष्ट्रपति जब 1/6 भाग से कम वोट लेता है, जब 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा इसको, तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो वापस नहीं की जाएगी। ये दोस्तों जब ये जमानत राशि जब जब्त की जाती है ना, तो इसको दोस्तों ये बहुत अपमानजनक स्थिति होती है। जो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि को जब्त की जाती है वो दोस्तों बहुत अपमानजनक स्थिति होती है। और दोस्तों क्या होती है, अपमानजनक स्थिति होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें बताना था आपको। अब आप पढ़ते हैं आपको आर्टिकल 55। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का कोटे के बारे में बताया गया है, कितना कोटा होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 55 है इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि कोटे के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जब जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है। कैसे जीत सकता है उसके बारे में जानते हैं। किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः निर्वाचन कराया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोटे के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 56। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 56 के बारे में। इसमें राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति का जो पद है 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है और तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, अगर दोस्तों ये 5 वर्ष से पहले अगर सीट खाली हो जाए, 5 वर्ष से पहले ही अगर सीट खाली हो जाए दोस्तों, यानी कि कम कार्यकाल में इसकी सीट खाली हो जाए, तो जब नया प्रेसिडेंट आएगा, जब वो क्या आएगा दोस्तों, जब नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसके जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष का ही रहेगा। यानी कि जो बचे हुए इसका जो कार्यकाल, यानी कि इसने 4 साल प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा। ठीक है, तो इसका जो 4 साल है यानी कि बचा 1 साल, 5 साल होने में। तो ये दोस्तों जो अगला जो राष्ट्रपति आएगा तो वो 1 साल के लिए नहीं आएगा, एक साल के लिए नहीं आएगा दोस्तों, वो आएगा 5 साल के लिए ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो दोस्तों और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो क्या है दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका जो होता है वो कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का, 4 ईयर के लिए होता है। ये दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों वो सबसे छोटा संविधान है, यानी कि मिनी संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है और भारत का दोस्तों सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 के बारे में, आर्टिकल 58 इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 50 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति जब आप बनोगे तो पहले तो आप, पहला पॉइंट है कि आप
भारत के एक नागरिक होने चाहिए। भारत के क्या होने चाहिए दोस्तों? एक नागरिक होने चाहिए, ठीक है। भारत के एक नागरिक होने चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, इसमें 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए, ठीक। और तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी कि जो लोकसभा है उसके सदस्य बनने की क्या हो दोस्तों? सदस्य बनने की क्या हो दोस्तों? योग्यता हो, ठीक है। और दोस्तों इसका जो 50 प्रस्तावक और तथा 50 अनुमोदक हों, चौथा पॉइंट है इसमें दोस्तों कि 50 तो इसके प्रस्तावक हों और 50 ही दोस्तों इसके अनुमोदक होने चाहिए। और दोस्तों अब क्या है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 58। अब दोस्तों पढ़ते हैं आर्टिकल 59 के बारे में। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया, यानी कि दशाओं के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में कि वो दोस्तों क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो वो एक पागल नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी ना हो इसकी, ठीक है, कोई लाभ के पद पर ना हो। और दोस्तों तीसरा है कि संसद या विधानमंडल में किसी भी सदस्य ना हो, मतलब संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, ना तो वो संसद का सदस्य हो और ना ही वो विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है। ना ही संसद का सदस्य होने चाहिए वो, और ना ही दोस्तों विधानमंडल का सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी शर्तें हैं। यदि कोई सदस्य है दोस्तों जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हो गया हो, तो दोस्तों शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की जो सदस्यता है वो त्यागनी पड़ती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यदि कोई जो सदस्य है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया हो, तो इसमें शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की जो सदस्यता है वो क्या करनी पड़ती? त्यागनी पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों नोट करना है आपको इसी में दोस्तों आपको नोट करना है कि जो सरकारी नौकरी एक लाभ का पद है, जो सरकारी नौकरी जो हमने अभी बताया कि सरकारी नौकरी एक लाभ का पद है, और सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। यह जनता के सेवक हैं, इन्हें जनता का सेवक माना गया है। और सरकारी नौकरी एक लाभ का पद है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक सरकारी नौकरी यानी कि लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और दोस्तों उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, और ये एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 60। इसमें दोस्तों आर्टिकल 60 में दोस्तों शपथ के बारे में चर्चा दी गई है, यानी कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, यानी कि जो 33 सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हैं, तो इनमें से वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति को क्या करते हैं? वो शपथ दिलाते हैं, ठीक, समझ आ गया होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 61। तो इसमें दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों ये, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों राष्ट्रपति के पद से हटाना महाभियोग लगाना कहलाता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाओगे तो उस पर दोस्तों क्या करना है कि उस पर महाभियोग लगाना पड़ेगा, और किसी भी प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है।
महाभियोग जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो। हालांकि जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे संसद की कार्रवाई या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों हमने कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट करना है आपको कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ली है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। विधानमंडल 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 में दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया में कोई भी इसमें सदस्य भाग नहीं लेता है। ठीक, तो महाभियोग में सांसद के दोनों सदन के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग में संसद के जो दोनों सदन होते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं? एक होता है एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। ये दोनों सदन होते हैं संसद के, ठीक है, तो वो दोनों भाग लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की 3 कारण हैं। वो 3 कारण कौन से हैं दोस्तों? इसमें दोस्तों यदि वह दोस्तों क्या है कि महाभियोग लगाने के 3 कारण हैं। वो संविधान का अतिक्रमण करे, मतलब उसकी संविधान की कोई बात ना माने। संविधान का अतिक्रमण करे और मंत्री की सलाह को ना माने, यानी कि कोई भी मंत्री है उनकी सलाह जो है वो ना माने, अतिक्रमण करे। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करे और मंत्रिमंडल की सलाह को ना माने और किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यानी कि कोई विदेशी राष्ट्र है उसके प्रभाव में आ जाए। कोई भी विदेशी जो देश है उसके प्रभाव में आ जाए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति लेने के लिए, अगर कोई भी दोस्तों राष्ट्रपति पर अगर प्रेसिडेंट पर अगर महाभियोग लगाना चाहता है तो दोस्तों उसे जो मत है मात्र अनुमति लेने के लिए 1/4 मत चाहिए। मात्र दोस्तों अनुमति लेने के लिए 1/4 मत चाहिए। ठीक है, जब 1/4 मत लेने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करना है। जब दोस्तों अनुमति लेने के लिए 1/4 मत चाहिए और जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा। लेकिन पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की जो अवधि है वो 14 दिन के पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है। यानी कि जब महाभियोग आप लगाओगे और जब इसे दूसरे सदन में इसको भेजोगे तो 14 दिन पहले से ही दोस्तों ये जो सूचना है वो प्रेसिडेंट को दे दी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहते हैं तो महाभियोग रद्द हो जाएगा। और किंतु यदि दूसरा सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दें तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो लग जाएगा। ठीक, महाभियोग जो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा और 6 महीने के भीतर दोस्तों 6 मंथ के भीतर ही दोस्तों एक नए भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर खैर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है इसमें। अब दोस्तों एक चीज़ और पढ़ना है, वो हमने नहीं लिखा है कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 62 के बारे में। तो आर्टिकल 62 के बारे में इसमें दोस्तों बताया गया कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त होना, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो पद है उसे रिक्त होना, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो पद है वो 5 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। कितनी? 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। उसके कार्यकाल को समाप्त, यानी कि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए पहला। ठीक, जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाए, या तो महाभियोग लगाया जाए, ठीक है, या वो खुद ही त्याग पत्र दे दे, तो या तो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है,
या तो निर्वाचन अवैध हो जाए, यानी कि जो निर्वाचन है वो क्या हो जाए दोस्तों, अवैध, या तो निर्वाचन अवैध हो जाए। तो ये 5 प्रक्रिया हैं, ठीक है। तो कार्यकाल को समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो। शेष 4 परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपस्थित राष्ट्रपति को लाया जाता है, ठीक है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु होने उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। मतलब 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु है वो अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। वो कौन कौन से राष्ट्रपति हैं? एक तो हमने अभी आपको बताया था वी गिरी, वी गिरी। इनकी दोस्तों जो है वो ये 3 मई 1969 में 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे। ये दोस्तों जो है वो जाकिर हुसैन के बाद ये आए थे, ठीक है। फिर दोस्तों ये तो पहले हो गए। अब दूसरे कौन है दोस्तों? दूसरे हो जाएंगे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये दोस्तों 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक वी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे। फिर तीसरे कौन है दोस्तों? तीसरे आपके आते हैं बी डी जत्था, जो दोस्तों 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण आए, ठीक है। तो यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों वो अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ कौन सी हैं दोस्तों, कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो है एक कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ, चौथी है न्यायिक शक्तियाँ, पाँचवीं है सैन्य शक्तियाँ, छठवीं है राजनीतिक शक्तियाँ, सातवीं आपातकालीन शक्तियाँ और आठवीं है विशेष शक्तियाँ। ये 8 शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के। विभिन्न शक्तियाँ जो हैं वो कितनी 8। अब दोस्तों इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे पहली कार्यकारी शक्तियाँ है, इसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, यूपीएससी वित्त आयोग है और महान्यायवादी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानकारी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अब तो आपको अच्छी तरीके से और डिटेल में हमने पढ़ाया है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और दोस्तों नोट्स आप बना सकते हो, ठीक। मैं बोलता हूँ वो भी आप लिख सकते हो। तो हमने दोस्तों भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे जो अनुच्छेद हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। दोस्तों ये लेक्चर आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो कैसा लगा लेक्चर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है।